नमस्कार दोस्तों, वीएनकेडी स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी यूपी पीटी के संपूर्ण सिलेबस को घटना चक्र बुक से कवर कर रहे हैं। और देखिए, आज हम सब इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कुल 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। और देखिए, हम सब जो है भारतीय इतिहास और देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इन दोनों का थियरी पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप सब थियरी वाला वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, वह देखिए आप लोगों को सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जरूर आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। और साथ ही यदि आप अभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न दिया है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। तो बताइए आप लोग, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था पूर्ण स्वतंत्रता था, कि ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना था, कि कल्याण राज्य को प्रोत्साहन करना था, कि कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना था। देखिए, यदि आप लोग इसका थियरी वाला पोर्शन देखे होंगे तो आप लोग इसका आसानी से उत्तर दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी सही होगा। तो चलिए हम सब इसका व्याख्या देखते हैं। तो देखिए, स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन चलाया गया। तो देखिए किसके लिए था, तो देखिए यह जो था कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करने के लिए यह चलाया गया था। दूसरा प्रश्न देखते हैं, दिया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, एक तरफ सूची 1 दिया, दूसरी तरफ सूची 2 दिया, तो हम लोग को मिलान करना है। तो देखिए सरोजिनी नायडू, तो देखिए यह इनका संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से होगा। और देखिए एम.ए. जिन्ना, इनका संबंध मुस्लिम लीग से होगा। तेज बहादुर सप्रू, यहाँ पर देखिए इनका संबंध जो होगा लिबरल पार्टी से होगा। और बी.डी. सावरकर, इनका संबंध हिंदू महासभा से होगा। तो देखिए ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो चलिए हम सब देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया है वह ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो व्याख्या देख लेते हैं। देखिए आप सब यहाँ पर हम सब देखते हैं, सरोजिनी नायडू का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, एम.ए. जिन्ना का संबंध मुस्लिम लीग से, तेज बहादुर सप्रू का संबंध लिबरल पार्टी से और बी.डी. सावरकर का संबंध हिंदू महासभा से होगा। तो आप सब इससे याद रखिएगा, एग्जाम में यह प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम सब। देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया है कि भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट से किस तारीख को मिला। आप लोगों को बताना। तो देखिए यह 15 अगस्त 1947 को भारत को जो है डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। तो चलिए हम सब इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए दिया कि माउंटबेटन योजना के आधार पर ही 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया तथा 18 जुलाई 1947 को इसे स्वीकृति मिल गई। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। इस प्रकार भारत को इसी तिथि को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया है। देखिए यहाँ पर आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। दिया कि गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा निम्नलिखित में से कौन सी है। बताइए, सत्य, अहिंसा, धर्म, सत्याग्रह। तो आप लोग यहाँ पर देखिए सही बताना है। केवल 1 और 3 होगा, कि केवल 2 और 4 होगा, कि केवल 1 और 2 होगा, कि केवल 1, 2 और 3 होगा। देखिए यहाँ पर सही जो होगा वह ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। तो गांधी जी की जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, देखिए वह एक सत्य होगा, अहिंसा, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर सी होगा। केवल 1 और 2। प्रश्न का व्याख्या देख लेते हैं। देखिए आप सब व्याख्या दिया कि गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं सत्य और अहिंसा थी, जबकि सत्याग्रह उनके आंदोलन का प्रमुख अस्त्र था। यह भी याद रखिएगा, पूछ सकता है कि गांधी जी के सत्याग्रह जो था वह उनके आंदोलन का प्रमुख अस्त्र क्या था। देखिए सत्याग्रह था। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दिया है कि संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 16 अगस्त 1947 को, कि 26 जनवरी 1948 को, कि 9 दिसंबर 1946 को, कि 26 नवंबर 1946 को। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ था वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और देखिए इसके जो अस्थायी सदस्य बनाए गए थे वह जो बनाए गए थे सचिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। व्याख्या देख लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पर व्याख्या दिया है कि संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में आरंभ हुई। 2 दिन पश्चात 11 दिसंबर को सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया। देखिए जो संविधान सभा के पहले जो अस्थायी जो अध्यक्ष थे वह देखिए सच्चिदानंद सिन्हा थे, और देखिए जो 11 दिसंबर को अध्यक्ष चुना गया तब उस समय जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। तो आप सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की। तो देखिए यहाँ पर जो भूला भाई देसाई थे इन्होंने किया था। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ए जो होगा वह सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए दिया कि वर्ष 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाश नाथ काटजू, सरतेज बहादुर सप्रू, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई आदि कर रहे थे। वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता जो थे वह देखिए भूला भाई देसाई ने की थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दिया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था। देखिए इस प्रश्न को याद रखिए। देखिए ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं सभी लोग कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो संस्थापक था वह एओ ह्यूम था। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एओ ह्यूम का पूरा नाम क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका हम सब व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम थे। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। इससे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दिया है कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। लाहौर में कि अमृतसर में कि लखनऊ में कि हरुपुरा में। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह सही होगा। व्याख्या इस प्रश्न का देख लेते हैं। देखिए व्याख्या दिया कि वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग लखनऊ में हुए समझौते के बाद एक दूसरे के निकट आ गए थे। तो लखनऊ में इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कि 1885 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में कि 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कि 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। तो देखिए नरम दल और गरम दल के बीच जो फूट पड़ी थी वह 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। तो याद रखिएगा। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए प्रश्न का व्याख्या दिया कि नरम दल और गरम दल के बीच फूट वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से ये दोनों धड़े पुनः एक हुए। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चौधरी मजूमदार ने की थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम सब। प्रश्न नंबर 10 दिया है। देखिए दिया कि जलियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था। तो देखिए वह जनरल डायर था, सभी लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए आप सब जलियांवाला बाग हादसे से ब्रिगेडियर जनरल डायर संबंध था और 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थी भीड़ पर ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर के आदेश पर गोलियां चलाई गई थी। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दिया है कि लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की निशंसता का शिकार हुए। तो देखिए वह जो कर रहे थे वह साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न का। तो देखिए आप लाला लाजपत राय वर्ष 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की निशंसता का शिकार हुए थे। अगला प्रश्न दिया है कि गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र यहाँ पर देखिए AICC अधिवेशन कहाँ आयोजित की गई थी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी से होगा। बेलगाम कर्नाटक में की गई थी गांधी जी की अध्यक्षता में। बस एक ही कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था। तो हम सब इसका व्याख्या देख लेते हैं। गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र यहाँ पर देखिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अधिवेशन 1924 में बेलगाम में आयोजित किया गया था। देखिए बेलगाम जो है कर्नाटक में। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम सब। प्रश्न नंबर देखिए 13 दिया है कि महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा देखिए आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था। साबरमती आश्रम से कि अहमदाबाद से कि पोरबंदर से कि दांडी से। तो देखिए यहाँ पर 13 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह सही होगा। व्याख्या देखते हैं। तो देखिए महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में लगभग 390 किमी की यात्रा कर दांडी देखिए गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है पहुंचे, जहां 6 अप्रैल 1930 को
उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया। तो देखिए आप सब 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक यह चला था नमक के विरुद्ध जो यह आंदोलन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर देखिए आप सब 14 दिया है। यहाँ पर दिया कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा प्रमुख कारण था। तो क्रिप्स मिशन की विफलता था, कि अंग्रेजों का विश्व युद्ध द्वितीय में उलझ जाना, कि यहाँ पर देखिए लोगों में घोर बेचैनी, की साइमन कमीशन की रिपोर्ट। तो देखिए ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो होगा वह ए सही होगा। व्याख्या देखते हैं कि क्रिप्स मिशन देखिए जो 1942 में आया था, कि विफलता ने अंततः भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया। 7-8 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की, जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। इसे भी याद रखिएगा, जो भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था वह 9 अगस्त 1942 को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं हम सब। प्रश्न नंबर देखिए 15 दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था। वाराणसी में, कि इलाहाबाद में, कि लखनऊ में, कि बलिया में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन जो किया गया था वो बलिया में किया गया था और चित्तू पांडे के द्वारा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। व्याख्या देख लेते हैं हम सब। देखिए यहाँ पर प्रश्न का व्याख्या दिया है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कई क्षेत्रों में समानांतर सरकारें स्थापित की गई थी। बलिया उत्तर प्रदेश उन क्षेत्रों में से एक था जहां समानांतर सरकार का गठन किया गया था। और देखिए यहाँ की सरकार का नेतृत्व चित्तू पांडे ने किया था। बलिया के अतिरिक्त बंगाल के तामलुक यानी जाति सरकार, महाराष्ट्र के सतारा प्रति सरकार एवं उड़ीसा के तलचर में भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारें गठित की गई थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम सब। देखिए प्रश्न नंबर 16 दिया कि पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी। तो देखिए यह जो ली गई थी लाहौर अधिवेशन में ली गई थी। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न का व्याख्या हम सब देख लेते हैं। तो देखिए कांग्रेस का 44वां अधिवेशन दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ था। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। और देखिए 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि के समय जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता का द्योतक तिरंगा फहराया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए एग्जाम में पूछ सकता है कि किस तिथि को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1930 को। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है कि दी गई घटनाओं को उनके कालानुक्रम अनुसार लगाएं। तो सिपाही विद्रोह, वास्को डी गामा भारत पहुंचा, बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत। तो देखिए यहाँ पर जो होगा सबसे पहले वास्को डी गामा भारत पहुंचा, तब उसके बाद बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत, तब सिपाही विद्रोह। देखिए 2, 3, 1 इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं हम सब। देखिए यहाँ पर व्याख्या भी दिया है कि देखिए सही कालक्रम जो होगा वास्को डी गामा की भारत यात्रा 1498 ईस्वी में, बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की शुरुआत 1526 ईस्वी में और सिपाही विद्रोह 1897 में, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया है स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि श्रीमती जो सरोजिनी नायडू थी यह स्वतंत्र भारत की देखिए किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश यानी तत्कालीन संयुक्त प्रांत की प्रथम राज्यपाल 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। यह किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दिया कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया। बताइए आप सैनिकों के आंदोलन को, कि खिलाफत आंदोलन को, कि असहयोग आंदोलन को, कि भारत छोड़ो आंदोलन को। देखिए चौरी चौरा जो कांड हुआ था देखिए इसका नाम बदल कर देखिए इसका नाम नहीं बदला गया, तो काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदला गया है, उसका काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप सब चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने जो स्थगित कर दिया था वह असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। देखिए असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। यहाँ पर देखते हैं हम सब। देखिए जो चौरी चौरा का जो कांड हुआ था
वह 4 फरवरी 1922 को हुआ था। देखिए कहीं कहीं किताबों में 5 फरवरी दिया, लेकिन आप सब 4 फरवरी याद रखिएगा। तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था वह 4 फरवरी 1922 के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। देखिए एग्जाम पूछता है कि चौरी चौरा यह स्थान किसके यानी किसके समीप है, तो देखिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास यह चौरी चौरा स्थान है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 20 दिया कि क्रिप्स मिशन भारत में कब आया, 1946 में कि 45 में कि 1942 में कि 40 में। देखिए क्रिप्स मिशन जो भारत आया था वह 1942 में आया था, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न का हम सब व्याख्या देख लेते हैं। देखिए व्याख्या दिया है कि स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत आया। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दिया है 1939 में सुभाष चंद्र बोस किससे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। तो देखिए जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस जो थे वह पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष चुने गए थे, तो ऑप्शन नंबर इसका बीज होगा, सही होगा। व्याख्या देखते हैं। देखिए दिया कि त्रिपुरा में जनवरी 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव जीता, लेकिन गांधी जी के सहयोग के कारण अप्रैल 1939 में उन्होंने कांग्रेस पद से इस्तीफा पत्र दे दिया और इसके बाद राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। अब देखिए एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार भी पूछता है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, तब कौन कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है कि गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था, तो देखिए वह बाल गंगाधर तिलक गए थे, यह भी याद रखिएगा। देखिए बाल गंगाधर तिलक नहीं गए थे, यहाँ पर जो होगा सही उत्तर वह गोपाल कृष्ण गोखले होगा। तो गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए जो गए थे वह गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। और देखिए अभी याद रखिएगा जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए दिया है कि गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने तो गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। अगला प्रश्न देखिए, यह देखिए प्रश्न दे ही दिया है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। अभी हम सब आपको बताए हैं कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। आगे बढ़ते हैं। देखें यहाँ पर हम सब देख लेते हैं, व्याख्या दे दिया है। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर गांधी जी गोखले से संपर्क में आए और इनके प्रभाव में आकर ही गांधी जी ने स्वयं को भारत की सक्रिय राजनीति से जोड़ा, यह भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 24 दिया है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। देखिए भारत सेवक समाज की जो स्थापना किया गया था वह गोपाल कृष्ण गोखले के ही द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। देखिए यदि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी पूछा होता तो सभी लोग कर देते, लेकिन देखिए प्रश्न को हिंदी में यहाँ पर पूछा है। भारत सेवक समाज, ये भी याद रखिएगा, यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने पूरे महाराष्ट्र में वर्ष 1905 में की थी। अगला प्रश्न हम सब देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 25 दिया है कि पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था। देखिए जो पूना समझौता 1932 में हुआ था यह गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था, याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए व्याख्या दिया है कि ऐतिहासिक पूना समझौता 1932 महात्मा गांधी एवं भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था, यद्यपि इस पर गांधी जी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि इस पर अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित इस समझौते में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर सामान्य वर्ग के तहत ही सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था थी। तो देखिए यही हम सबको 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़े हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित। और मैं आप लोगों से यही कहता हूं कि यदि आप सब थियरी वाला पार्ट भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नहीं देखकर जरूर देखिएगा। वहां से देखिए आप लोगों को एग्जाम में जो 10 नंबर पूछा जाएगा भारतीय इतिहास से और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जरूर आपको 10 में 10 नंबर मिल जाएगा, इसलिए आप थियरी पार्ट जरूर कंप्लीट कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इसी प्रकार के यदि आप लोग और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।